स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने सीरीज एलसीआर सर्किट को स्टडी किया था, जिसके लिए आपने इम्पीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ प्लॉट कर लिया था। ठीक है, और इम्पीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपने इक्वेशन यूज लिया था z इज इक्वल टू √r स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, और XL और XC को हम ओमेगा L और 1/ओमेगा C की टर्म में भी लिख सकते हैं। और जो ग्राफ आपने प्लॉट किया था उसका रिजल्ट आपको मिला था कि जब ओमेगा 0 था तो इम्पीडेंस मैक्सिमम, जब ओमेगा किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा r के इक्वल होगा तब इम्पीडेंस आपको मिलेगा मिनिमम, जिसका वैल्यू मिला था r। एंड अगेन जब फ्रीक्वेंसी ओमेगा r से इन्फिनिटी की तरफ इंक्रीज करेगी तो इम्पीडेंस वापस इन्फिनिटी पे चला जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमें प्लॉट करना है करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ। ठीक है, और करंट कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपल एक इक्वेशन का यूज कर सकते हैं कि I इज इक्वल टू V/Z, सिंपल इक्वेशन। ठीक है, और जो करंट आपको सर्किट में फ्लो होने वाला करंट रहता है उस करंट को आप क्या बोलते हैं? IRMS करंट। तो IRMS करंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं इज इक्वल टू VRMS करंट बाय इम्पीडेंस। ठीक है, जैसा हमें पता लग रहा है कि इम्पीडेंस फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ साथ पहले डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है, तो सिमिलरली करंट का भी यही वेरिएशन आना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे इम्पीडेंस टर्म डिनोमिनेटर में है। तो जब इम्पीडेंस आपका मैक्सिमम होगा तो उस टाइम पे करंट आपका मिनिमम होना चाहिए, और जब इम्पीडेंस मिनिमम होगा तो करंट मैक्सिमम होना चाहिए। तो आप क्लियरली ये बोल सकते हैं कि ओमेगा आर पर इम्पीडेंस का वैल्यू है मिनिमम, दैट मीन्स करंट आना चाहिए मैक्सिमम। तो ओमेगा आर पे करंट आपको कैसा मिलेगा? मैक्सिमम मिलेगा। सेकेंड पॉइंट समझे कि अगर हम स्टार्टिंग में बात करते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे, तो इम्पीडेंस का वैल्यू कितना है? इनफाइनाइट। तो करंट स्टार्टिंग में होना चाहिए 0। तो इन्हीं बातों का ध्यान में रखकर आप ग्राफ बना रहे हैं करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ। ध्यान से समझना, करंट कौन सी करंट आएगी? RMS करंट, बिकॉज सर्किट में फ्लो होने वाला करंट हम RMS से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान दें, व्हेन ओमेगा इज 0, ओमेगा अगर 0 है तो इम्पीडेंस कैसा मिलेगा? इन्फिनिटी। और इम्पीडेंस अगर इन्फिनिटी मिलेगा तो फिर करंट होगा 0, यानी ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे करंट आपका 0 से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड केस देखो, एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा आर, इम्पीडेंस का वैल्यू आर और ये मिनिमम है, तो करंट यहाँ पर मैक्सिमम होना चाहिए। करंट कितना मिलेगा? मैक्सिमम। और जब फ्रीक्वेंसी वापस इंक्रीज करके इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा तो Z अगेन इन्फिनिट पे होगा और करंट कितना हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। तो इन तीनों कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। ध्यान से समझना कि पहले करंट इंक्रीज करेगा, मैक्सिमम तक पहुंचेगा, फिर करंट अपनी वैल्यू को डिक्रीज करके 0 तक चला जाएगा। जिस फ्रीक्वेंसी पे करंट हुआ है मैक्सिमम, उस फ्रीक्वेंसी को आप क्या बोलेंगे? ओमेगा आर, यानी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। और रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे करंट का वैल्यू मैक्सिमम होता है, जिसको आप आई स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई स्मॉल एम में क्या बोल रहा हूं? मैक्सिमम RMS करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। आई एम हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मैक्सिमम RMS करंट flowing in circuit। ठीक है, तो अगेन आप बोल सकते हैं कि ओमेगा आर से पहले नेचर ऑफ द सर्किट इज कैपेसिटिव, ओमेगा आर के बाद में नेचर ऑफ द सर्किट इज इंडक्टिव, एट ओमेगा आर नेचर ऑफ द सर्किट इज रेजिस्टिव। क्यों? बिकॉज ओमेगा आर पे केवल आर का इफेक्ट आ रहा है और सर्किट रेजिस्टिव होगा। ठीक है, तो ये ग्राफ आपने प्लॉट कर दिया आई वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ। क्लियर? कोई डाउट इसमें? इन तीन कंडीशंस को ध्यान रखना। सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ अगर इस यूनिट में है तो यही ग्राफ है, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज आती हैं जिसको हमें याद रखना होता है। नेक्स्ट की पॉइंट्स क्या हैं? एट रेजोनेंस नेट रिएक्टेंस ऑफ द सीरीज एलसीआर सर्किट इज 0, बिकॉज हम बोल रहे हैं कि XL और XC दोनों इक्वल हो जाना चाहिए। दैट इन दैट केस एक्सनेट मीन्स XL माइनस XC इज इक्वल टू 0, बिकॉज ये दोनों का वैल्यू इक्वल रहेगा। हम कहाँ बात कर रहे हैं? रेजोनेंस में। इस बात का ध्यान रखा जाए।
नेक्स्ट पॉइंट, एट रेजोनेंस इम्पीडेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस Z इज इक्वल टू R, बिकॉज एक्स नेट अगर जीरो है तो Z इज इक्वल टू अंडर R स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर, तो Z इज इक्वल टू R। बिफोर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से पहले, यानी लिमिट क्या रहेगा, लिमिट रहेगा 0 से लेकर ओमेगा R तक। नेचर ऑफ द सर्किट इज कैपेसिटिव, नेचर ऑफ द सर्किट इज कैपेसिटिव, मतलब XC इज ग्रेटर देन XL, तो करंट लीड करना चाहिए बाय, करंट लीड्स वोल्टेज बाय एनी फेज फाई, ठीक है। 8 ओमेगा R, अगर हम रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे बात करते हैं तो नेचर ऑफ द सर्किट इज रजिस्टिव, प्योरली रजिस्टिव हो जाता है। एंड आफ्टर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी यानी लिमिट क्या बनेगा, ओमेगा R से लेकर इन्फिनिटी के बीच में। नेचर ऑफ द सर्किट इज इंडक्टिव, इंडक्टिव मीन्स एक्सेल का इफेक्ट अब डोमिनेट करने लगेगा एंड वोल्टेज लीड करेगा करंट को बाय एनी फेज फाई। क्लियर, तो ये की पॉइंट्स है। नेक्स्ट आता है हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज और हाफ पावर पॉइंट, यानी फ्रीक्वेंसीज एट विच पावर इन द सर्किट इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम पावर ऑफ द सर्किट। एक बात ये बताएं कि सर्किट में मैक्सिमम करंट कब मिलेगा, जब आप रेजोनेंस पर आएंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम करंट आपने कैलकुलेट कर लिया VRMS बाई R से, ठीक है। सर्किट में फ्लो होने वाला या सर्किट की जो सप्लाई आपने दी है वो कांस्टेंट है, हम चेंज किसको कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं, लेकिन हम VR में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब जो सर्किट की सप्लाई वोल्टेज रहेगा वो कांस्टेंट है, ठीक। और IRMS इज इक्वल टू VRMS बाई Z से हम सॉल्व कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे आप इंक्रीज कर रहे हैं Z अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है, और मिनिमम Z कब मिलेगा, जब आप रेजोनेंस पर आ जाएंगे, ठीक है। तो पावर मैक्सिमम आपको कब मिलेगी, जब आप कहां पर होंगे, रेजोनेंस पर होंगे, ठीक है। वो हमने यहां पे मेंशन भी किया कि मैक्सिमम पावर इन LCR सर्किट डेवलप्ड ओनली एट रेजोनेंस, ओनली एट रेजोनेंस, क्योंकि रेजोनेंस कंडीशन में इंपीडेंस हो जाएगा मिनिमम, ठीक है, तो करंट हो जाएगी मैक्सिमम, ठीक। पावर लॉस हमेशा डेवलप होता है या पावर लॉस हमेशा होगा कहां पर, हमेशा रजिस्टर के अक्रॉस होगा। L कंपोनेंट और C कंपोनेंट पावर लॉस नहीं करते हैं, पावर लॉस कौन करता है, R कंपोनेंट करता है। तो जब आपने सीरीज में तीनों को कनेक्ट कर दिया तो R L C जब तीनों कनेक्टेड है और करंट मैक्सिमम अगर फ्लो कर रहा है तो पावर लॉस भी वहां पर मैक्सिमम होगा, जिसको आप IRMS स्क्वायर इंटू R से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। यानी रेजोनेंस कंडीशन में सर्किट का जो पावर लॉस होता है वो मैक्सिमम होता है, या पावर डेवलप अक्रॉस द सर्किट वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। आपने पढ़ा भी था कि cos फाई का वैल्यू, cos फाई आपको मिला था 1, cos फाई रिप्रेजेंट करता है पावर फैक्टर को, पावर फैक्टर इज 1, यानी मैक्सिमम पावर फ्लो होता है इन सर्किट कब, जब सर्किट होता है रेजोनेंस में, ठीक है। तो वापस से पढ़ें कि फ्रीक्वेंसी एट विच पावर इन द सर्किट इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम पावर, वह फ्रीक्वेंसी जब पावर सर्किट में पावर मैक्सिमम पावर की आधी हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। मैक्सिमम पावर इन LCR सर्किट डेवलप्ड ओनली एट रेजोनेंस एंड पावर लॉस ओनली टेक्स प्लेस अक्रॉस रजिस्टर, ठीक है। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए ये जो I वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ आपने प्लॉट किया, इसके लिए रिजल्ट आपको क्या दिया, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी हम कब कैलकुलेट कर सकते हैं कि वह फ्रीक्वेंसी जब पावर मैक्सिमम पावर की हाफ हो, ठीक। आप ग्राफ में देखें ध्यान से, ये तो आ गया आपका रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे फ्लो होने वाला जो करंट है उसको आपने रिप्रेजेंट किया IM से, क्लियर, ठीक है। इसके बाद आपने दो फ्रीक्वेंसी यहां पे डिफाइन करी, देखो इन दोनों पे करंट सेम होगा, जिसको आपने रिप्रेजेंट कर दिया IH से, और ये दोनों पॉइंट आप कौन से पॉइंट बांट रहे हैं, जहां पर पावर मैक्सिमम पावर की हाफ है, ठीक है। यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे तो आप बोल रहे हैं कि जो पावर है वो मैक्सिमम है, और इन दोनों पॉइंट पर आप क्या बोल रहे हैं कि जो पावर है वो मैक्सिमम पावर की हाफ है, इन दोनों पॉइंट पर, ठीक है। तो क्या इनको रिलेट किया जा सकता है, देखें कैसे रिलेट करें।
तो रिलेशन है आपके पास पी हाफ इज इक्वल टू पी मैक्स बाई 2। अब पी हाफ का मतलब क्या है, जिस इंस्टेंट पे पावर आपको हाफ मिल रहा है वहां पर आपने करंट कंसीडर कर लिया कि आई एच, ठीक है, आई एच मतलब आई हाफ, और ये आ गया मैक्सिमम, तो आई एम से इसको आपने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो हाफ पावर लॉस हमेशा किसके अक्रॉस होता है, रजिस्टर के अक्रॉस होता है, तो आई एच स्क्वायर इंटू आर इज इक्वल टू आई मैक्स स्क्वायर इंटू आर, और ये बाई 2। क्लियर, ठीक। क्या ये कैपिटल आर कैंसिल आउट हो सकता है, तो दोनों कैपिटल आर को आपने कैंसिल आउट कर दिया, तो ये आर और ये आर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब मुझे अगर बताएं कि वी आर सर्किट में सेम होगा, क्योंकि सप्लाई तो सेम है, ध्यान देना बिकॉज ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तभी आप इस डेरिवेशन को सॉल्व कर सकते हैं कि सर्किट में जो वी आर रहेगा वो सेम रहेगा। वी आर के अंदर हम कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं, बिकॉज आपने इसको किसी पर्टिकुलर सप्लाई से कनेक्ट करके फिर आपने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया है, मतलब वी आर क्या है, सेम है, ठीक। आई एच को हम क्या लिख सकते हैं, आई एच देखो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो ओमेगा आर, तो जेड आपको मिलेगा कैपिटल आर के इक्वल, लेकिन जैसे ही आप डिक्रीज करोगे यानी ओमेगा आर से पहले की बात करें ओमेगा आर के बाद की बात करें, तो फिर एक्सएल और एक्सी का इफेक्ट भी आएगा। तो इस कंडीशन में यहां पर आपने बोला है कि जो इंपीडेंस है उसका वैल्यू है जेड, इंपीडेंस जेड मिलेगा, और इस पी मैक्स वाले पॉइंट पे इंपीडेंस का वैल्यू कितना है, आर। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि जो आई एच मिलेगा, आई इज इक्वल टू वी आर एम एस बाई जेड, तो आई एच इज इक्वल टू वी आर एम एस बाई जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू आई एम, और मैक्सिमम वाले पॉइंट पर इंपीडेंस कितना है, वो आर के इक्वल ही है, स्क्वायर, और ये 1/2 पहले से, तो वी आर स्क्वायर कैंसिल आउट, एंड रिजल्ट इज जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो रिलेशन क्या मिला, z इज इक्वल टू √2r, दिस इज योर फर्स्ट रिलेशन कि हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज पर इंपीडेंस का वैल्यू √2 टाइम्स ऑफ रेजिस्टेंस के इक्वल होता है, ठीक है। और ये रिलेशन क्लियर हुआ, ध्यान दें R आपको तभी मिलेगा जब आप रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पर हो, अगर आप रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से पहले या बाद में बात करते हैं तो फिर आपको R नहीं मिलेगा, फिर हमें Z मिलेगा, यानी R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC से सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने वैल्यू पुट किया, आई एच इज इक्वल टू वी आर एम एस बाई जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू मैक्सिमम, तो मैक्सिमम के लिए तो R आना चाहिए, और ये बाई 2 एक्सप्रेशन का है, तो Z इज इक्वल टू √2r, ये फर्स्ट इक्वेशन आपको मिला। अब इसी इक्वेशन को अगर आप कंटिन्यू करें, जो इक्वेशन आपको मिला है Z इज इक्वल टू ये √2r, तो Z को हम क्या लिखते हैं, Z आप लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर इन अंडर रूट इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ R। क्लियर, दोनों तरफ स्क्वायर परफॉर्म कर दिया, सो R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2R स्क्वायर, ठीक। XL माइनस XC स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। XL माइनस XC क्या रिप्रेजेंट करता है, XL माइनस XC रिप्रेजेंट करता है नेट रिएक्टेंस को, सो XL माइनस XC इज इक्वल टू R। ये सेकेंड रिलेशन आपको मिला, ये हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज X नेट, ठीक है, यानी नेट रिएक्टेंस इज इक्वल टू R, ये सेकेंड रिलेशन हमें मिला। फर्स्ट रिलेशन क्या है, Z इज इक्वल टू √2r, सेकेंड रिलेशन क्या है, X नेट इज इक्वल टू R, सो X नेट इज इक्वल टू R, ठीक है। अब X नेट को हम क्या लिख सकते हैं, X नेट लिखा जा सकता है XL माइनस XC इज इक्वल टू R, और XL इज ओमेगा L माइनस 1/ωc इज इक्वल टू R। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, अगर आप इस ओमेगा सी को LCM लेके सॉल्व करें तो वैल्यू बनेगा ओमेगा स्क्वायर LC माइनस 1 डिवाइड बाय ओमेगा सी, ठीक है, इज इक्वल टू R। तो ओमेगा सी को आपने मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन रहा ओमेगा स्क्वायर LC माइनस R ओमेगा सी माइनस 1 इज इक्वल टू 0।
यानी यहाँ पर ओमेगा में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल गया। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको दो वैल्यूज मिलेगी जिसको आप ओमेगा 1 ओमेगा 2 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इधर ध्यान दें कि इन दो फ्रीक्वेंसीज को अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये जो फर्स्ट पॉइंट आपको मिला है ये फ्रीक्वेंसी रहेगा ओमेगा 1 और जो सेकंड पॉइंट आपको मिला है ये फ्रीक्वेंसी रहेगा ओमेगा 2। यानी उस इक्वेशन के जो दो रूट्स मिलेंगे वो दो रूट आपके ओमेगा 1 और ओमेगा 2 को रिलेट करेंगे। तो इक्वेशन आपको मिला है ओमेगा स्क्वायर एल सी माइनस आर ओमेगा सी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी ओमेगा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 1 4ac ये प्लस 1 हो जाएगा बाय 2a माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a यहाँ पर आपने अप्लाई किया है। अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ध्यान से देख रहे हैं तो ये टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है a को और माइनस के साथ माइनस आर सी ये रिप्रेजेंट कर रहा है बी को और माइनस 1 टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है सी को। तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a आपने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पे दो रूट मिलेंगे यानी ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाई रूट एल सी प्लस माइनस आर बाई 2l। सॉल्व करने पर आपको यह वैल्यू मिलता है जहाँ पे 1 बाई रूट एल सी हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा आर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 ये दो रूट्स आपको इस इक्वेशन के मिले हैं वेयर ओमेगा 1 इज इक्वल टू इसी इक्वेशन को आप लिख सकते हैं ओमेगा आर प्लस माइनस आर बाई 2l। ठीक है, तो ओमेगा 1 ओमेगा आर से पहले आ रहा है। अगर आप ग्राफ को ध्यान से देखें तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से पहले कौन है ओमेगा 1, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के बाद में कौन है ओमेगा 2। मतलब रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी में कुछ ऐड करेंगे तो ओमेगा 2 आना चाहिए, कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ओमेगा 1 आना चाहिए। तो इसी के अकॉर्डिंग आपने दोनों फ्रीक्वेंसी को नाम दे दिया कि जो ओमेगा 1 मिला है ओमेगा 1 का वैल्यू है ओमेगा आर माइनस आर बाई 12 क्योंकि इससे पहले आ रहा है। ओमेगा 2 कितना है ओमेगा 2 इज ओमेगा आर प्लस आर बाई 12। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो आपने ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 दोनों का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है पॉइंट? ठीक, ये दोनों ध्यान रखना, आगे अभी हम यूज करेंगे जब हम बैंडविड्थ पढ़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट। अब जो दो फ्रीक्वेंसीज आपने कंसीडर करी है ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 वहां पे और क्या रिलेशन पॉसिबल है 8 हाफ पावर पॉइंट्स, यानी हम किन दो पॉइंट्स को कंसीडर कर रहे हैं ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, ग्राफ में ध्यान से देखें क्या ओमेगा 1 ओमेगा 2 पे सर्किट की पावर सेम आ रही है। दोनों जगह पर आपने लिखा है Pmax/2 Pmax/2। ठीक है, क्या सर्किट में VR सेम रहेगा, ये भी ठीक है। तो सर्किट का अगर VR सेम है पावर सेम आ रही है तो ऑब्वियस बात है कि जो इंपीडेंस आपको मिला है वो भी सेम रहेगा। ठीक है, तो ओमेगा 1 के करस्पॉन्डिंग जो इंपीडेंस है उसको आपने रिप्रेजेंट किया Z1 से और ओमेगा 2 के करस्पॉन्डिंग जो इंपीडेंस है उसको आपने रिप्रेजेंट किया Z2 से और Z1 और Z2 दोनों का वैल्यू Z के इक्वल है। ठीक है, बिकॉज पावर अगर सेम है सप्लाई सेम है तो ऑब्वियस बात है कि इंपीडेंस भी सेम आना चाहिए। लेकिन फ्रीक्वेंसी अगर ओमेगा 1 तो इंपीडेंस Z1, फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 तो इंपीडेंस Z2 और Z1 Z2 का वैल्यू इक्वल आना चाहिए। तो ध्यान दें एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज Z1 और Z2 का वैल्यू इक्वल आना चाहिए। Z1 कहाँ पे फ्रीक्वेंसी कहाँ पे इंपीडेंस है एट ओमेगा 1 और Z2 कहाँ है 8 ओमेगा 2। ये बात समझ में आई, मतलब ओमेगा 1 ओमेगा 2 पर जो इम्पीडेंसेस का वैल्यू है वो सेम आना चाहिए। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ Z1 पे, किस पे बात करता हूँ Z1 पे, तो Z1 पे यानी ओमेगा 1 पे कैपेसिटर डोमिनेट करेगा तो XC इज ग्रेटर देन XL। ठीक है, और Z2 पर आपका इंडक्टर डोमिनेट करेगा तो XL इज ग्रेटर देन
XC। तो इम्पीडेंस का जो वैल्यू है आप इसी तरीके से पुट कर सकते हैं कि R स्क्वायर प्लस, अब XC डोमिनेट कर रहा है तो XC माइनस XL फर्स्ट पॉइंट के लिए, ठीक है, इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC सेकेंड पॉइंट के लिए स्क्वायर। इस दोनों तरफ स्क्वायर आपने परफॉर्म किया, R स्क्वायर कैंसिल आउट किया और इक्वेशन आपके पास रही, इसको आप लिख सकते हैं ओमेगा सी को हम क्या लिखें, ये 1 बाई ओमेगा सी, लेकिन ओमेगा के प्लेस पर सॉरी ओमेगा 1, ठीक, एक्सेल के प्लेस पर ओमेगा 1L इज इक्वल टू एक्सेल सेकेंड केस में तो ओमेगा 2L माइनस 1 बाई ओमेगा 2C। ये बात समझ में आई? तो क्या आप ये L और C वाली टर्म को एक साथ हम लिख सकते हैं? बिल्कुल। तो आप नेगेटिव टर्म को राइट हैंड साइड में भेज दें और इधर नेगेटिव टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ जाएं। सो 1 बाय ओमेगा 1C प्लस 1 बाय ओमेगा 2C इज इक्वल टू ओमेगा 1L प्लस ओमेगा 2L। ठीक, कॉमन क्या दिख रहा है? 1 बाई C। एलसीएम लिया ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 मल्टीप्लाई बाय L। क्या ये ओमेगा 1 प्लस 2 ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और रिजल्ट आपके पास रहेगा, ध्यान से देखें, ये 1 बाय LC इज इक्वल टू ओमेगा 1 ओमेगा 2। और ये 1 बाई LC किसको रिप्रेजेंट करता है? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा, बिकॉज रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी इज 1 बाई रूट LC। तो ये रिप्रेजेंट करेगा रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर को, विच इज इक्वल टू ओमेगा 1 ओमेगा 2। सो ओमेगा R इज इक्वल टू अंडर रूट ओमेगा 1 ओमेगा 2। ये रिलेशन आपको मिला है। ठीक भाई, समझ में आई बात कि ओमेगा R इज इक्वल टू अंडर रूट ओमेगा 1 ओमेगा 2। सो दिस इज योर second, this equation sets its third relation and this is your fourth relation. Clear? नोट करें। Now next, हमसे पूछा गया बैंडविड्थ। बैंडविड्थ रिप्रेजेंट करता है रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अवर विच अ डिवाइस कैन ऑपरेट प्रॉपरली। अवर विच अ डिवाइस कैन ऑपरेट प्रॉपरली। अगर आप ग्राफ को ध्यान से देखें तो ग्राफ के अंदर आप बैंडविड्थ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर हम ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के बीच की बात करें, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक। अब इसको एक छोटे से पहले एग्जांपल समझो, फिर ये जल्दी से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम 95 FM को सुन रहे हैं, ठीक है, तो 95 FM आपको कब तक सुनाई देता है? जल्दी, आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप उसकी फ्रीक्वेंसी को कम करते हैं तो 94.8 तक आपको सुनाई देगा, डिस्टर्बेंस आने लग जाता है, उसके बाद ये जीरो हो जाता है। और अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं 95.1 95.2 तो मैक्सिमम आपको 95.2 तक सुनाई देता है, 95.3 से इसका सिग्नल आना बंद हो जाता है। यानी जो अगर आप 95 पर अगर अपने रेडियो को ट्यून करते हैं तो आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलता है, बिल्कुल क्लियर आउटपुट मिलता है। लेकिन जब आप फ्रीक्वेंसी को ओमेगा R मतलब रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी 95 से कम कर देते हैं या ज़्यादा कर देते हैं तो सिग्नल के अंदर कुछ डिस्टर्बेंस आने लगता है, वेरिएशन आने लगता है, ठीक है, बिकॉज जो पावर होती है वो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम होती है, तो आउटपुट आपको मैक्सिमम कब मिलता है? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे। लेकिन अगर आप रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से कम चले जाएं या ज़्यादा चले जाएं तो थोड़ी देर तक ही आपको सिग्नल सुनाई देता है, जिसको आप ओमेगा 1 और ओमेगा 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद सिग्नल सुनाई देना बंद हो जाता है और डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो जाता है। ये बात समझ में आई? यानी जिस फ्रीक्वेंसी रेंज तक हमारा डिवाइस ऑपरेट कर सकता है उस फ्रीक्वेंसी रेंज को आप क्या बोलते हैं? बैंडविड्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैंडविड्थ बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक यानी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इसको आप क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बैंडविड्थ से, ठीक है। और बैंडविड्थ को रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा ओमेगा से। तो क्या इसके लिए बैंडविड्थ सोल्व की जा सकती है? बिल्कुल। कैसे सोल्व करेंगे? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 से कैलकुलेट की जा सकती है। ये पॉइंट समझ में आ गया। और ओमेगा 1 ओमेगा 2 आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया है कि ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा R माइनस R बाई 2L एंड ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा R प्लस R बाई 2L। तो इन दोनों को रिलेट करते हुए बैंडविड्थ हम कैलकुलेट कर सकते हैं।
because range of frequency or wavelength over which a device can operate properly is known as bandwidth. bandwidth हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा ओमेगा से, और डेल्टा ओमेगा कैलकुलेट किया जा सकता है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 से। अब ओमेगा 2 का वैल्यू आपने कितना लिखा था? ओमेगा 2 हमने लिखा था ओमेगा आर प्लस आर बाई 2l माइनस ओमेगा 1, तो ओमेगा आर माइनस आर बाई 2l, तो ओमेगा और ओमेगा आर कैंसिल आउट, और ये आर बाई 2l जुड़ जाएगा, और रेजोनेट बैंडविड्थ आपको मिला है आर बाई एल। टर्म क्या रहेगा? यूनिट रहेगा रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, मान लीजिए इसी को आपको फ्रीक्वेंसी यानी हर्ट्ज की टर्म में कन्वर्ट करना है, तो बैंडविड्थ आपका डेल एफ बी बन जाएगा, जिसको आप लिख सकते हैं डेल ओमेगा बाई 2 पाई, यानी वैल्यू बन जाएगा आर बाई 2 पाई एल, और यूनिट क्या रहेगा? यूनिट रहेगा हर्ट्ज। ठीक, यानी बैंडविड्थ आप रेडियन पर सेकेंड इन टर्म्स ऑफ ओमेगा भी सॉल्व कर सकते हैं और इन टर्म्स ऑफ हर्ट्ज भी सॉल्व कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि न्यूमेरिकल में किस तरीके से पूछा गया है। अगर ऑप्शन आपको हर्ट्ज में दिया गया तो सॉल्व करोगे आर बाई 2 पाई एल, सर्किट का रेजिस्टेंस गिवन होगा, एल गिवन होगा, और अगर आपको यूनिट दिया गया रेडियन पर सेकेंड तो फिर आप यूज करेंगे आर बाई एल, और हमें आंसर मिल जाएगा बैंडविड्थ के लिए। ठीक है, नोट करें। नेक्स्ट इज क्वालिटी फैक्टर, इसको आप क्यू फैक्टर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर मेजर्स क्वालिटी ऑफ द सर्किट, क्यू फैक्टर गिव्स रिलेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट एनर्जी स्टोर्ड एंड हीट लॉस। मानो किसी सर्किट में आपको वैल्यू गिवन है कि स्टोर्ड एनर्जी इतना है, हीट लॉस इतना है, तो क्यू फैक्टर कैलकुलेट किया जा सकता है बाय यूजिंग 2 पाई मल्टीप्लाई बाय एनर्जी स्टोर्ड डिवाइड बाय हीट लॉस। फर्स्ट फॉर्मूला है। क्वालिटी फैक्टर क्या है वो आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसा अभी हमने एक एग्जांपल लिया था कि अगर आप किसी पर्टिकुलर एफएम चैनल को सुनना चाहते हैं तो फ्रीक्वेंसी को आपको उतने चैनल पे रखना पड़ेगा। फिक्स फ्रीक्वेंसी अगर आपने रखा है तो फिर आपको प्रॉपर्ली सुनाई देगा, लेकिन अगर आपने फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर दिया तो सिग्नल आपको थोड़ा सा विद डिस्टर्बेंस सुनाई देगा। ठीक है, और आफ्टर सम फ्रीक्वेंसी सिग्नल सुनाई देना बंद, यानी जिस फ्रीक्वेंसी से सुनाई देगा वो आपका बैंडविड्थ बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो बैंडविड्थ होता है वो आपने रिप्रेजेंट किया है कि वो आर बाई एल पे डिपेंड करता है। ठीक, अब बैंडविड्थ अगर ज़्यादा होगा तो फिर वो ज़्यादा सिग्नल्स को कैच करेगा, ज़्यादा सिग्नल को कैच करेगा तो डिस्टर्बेंस भी ज़्यादा मिलेगा, लेकिन अगर बैंडविड्थ कम होगा तो इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में आने वाले सिग्नल को ही कैच करेगा, यानी जो पूरा सिग्नल है वो इसी फ्रीक्वेंसी के अंदर कन्फाइंड हो जाएगा, जिसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, एनर्जी बढ़ेगी, पावर बढ़ेगी, आपको सिग्नल अच्छा सुनाई देगा। तो ये एग्जांपल, ये कंडीशन यहाँ पे रहती है क्यू फैक्टर की, कि क्यू फैक्टर सर्किट के क्वालिटी को मेजर करता है कि आपका जो सर्किट है वो कितनी क्वालिटी वाला है। ठीक, एक हम एफएम सुनते हैं हमारे मोबाइल फ़ोन में, दूसरा हम एफएम सुनते हैं घर में लगे हुए बड़े स्टीरियो सिस्टम में, तो किसमें एफएम जो रेडियो आप सुन रहे हैं, चैनल जो पर्टिकुलर आप सुन रहे हैं वो अच्छा सुनाई देगा? घर वाले स्टीरियो सिस्टम में। क्यों? क्योंकि जो घर वाला स्टूडियो सिस्टम है वो पूरी तरीके से स्क्रीन्ड होता है। स्क्रीन्ड होने का मतलब है कि वहाँ पे रेजिस्टेंस कम से कम रखा जाता है, डिवाइस को इस तरीके से बनाया जाता है कि रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो? कम हो। बिकॉज अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो पावर लॉस कम मिलेगा, बैंडविड्थ आपको कम मिलेगी, बैंडविड्थ अगर कम मिलेगी तो फिर पर्टिकुलर जो भी सिग्नल है वो इस पर्टिकुलर बैंडविड्थ के अंदर ही आएगा। इस एग्जाम्पल को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि, और उसको आप बोलते हैं शार्पनेस ऑफ ग्राफ। क्या बोलते हैं? शार्पनेस ऑफ ग्राफ। मान लीजिए हमने दो डिवाइस कंसीडर किया है जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए आपने बिल्ड किया है। ठीक है, तो फर्स्ट ग्राफ आपका फॉर्म हुआ है कुछ इस तरीके से, ठीक, और सेकंड ग्राफ आपका फॉर्म हुआ है कुछ इस तरीके से। क्लियर बात? ये हम बना रहे हैं आई वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ। तो दो डिवाइस आपने कंसीडर करी और दोनों डिवाइस के लिए ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से मिला है। ठीक है, इस ग्राफ को हम थोड़ा सा और शार्प कर सकते हैं। शार्प क्यों करेंगे? बिकॉज जैसे जैसे ऑब्वियस बात है कि अगर इसका रेजिस्टेंस कम होगा तो रेजिस्टेंस कम होने से ही इसका जो करंट है वो आपको ज़्यादा मिल रहा है, करंट वैल्यू हमें ज़्यादा मिलेगा, और करंट ज़्यादा मिलेगा तो पीक ज़्यादा ऊपर आएगा। रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो फिर जो मैक्सिमम करंट होगा वो कम मिलेगा, और उसके अकॉर्डिंग आपको रेजिस्टेंस ज़्यादा, करंट कम, तो बैंडविड्थ ज़्यादा बन जाएगा। बैंडविड्थ आपने किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है? बैंडविड्थ हमने रिप्रेजेंट किया है कि मैक्सिमम वैल्यू का बाई √2। IH जो आपने लिखा था
आई एच का वैल्यू क्या आया था? आई एच का वैल्यू आया था आई एम बाई रूट 2, ये रिप्रेजेंट करता है 0.707 ऑफ आई एम। करेगा नहीं करेगा? करेगा। इसका मतलब अगर फर्स्ट केस में हमें करंट मिला है I1 मान लेते हैं, तो इसका 70% यहाँ पे कहीं मिलेगा, जिसको आपने 0.7 I1 से रिप्रेजेंट कर दिया, और इन दोनों पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू रहेगा वो इसकी बैंडविड्थ को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। सेकंड केस देखो, सेकंड केस में आपने ये जो डिवाइस कंसीडर किया है इसके लिए जो मैक्सिमम करंट है वो I2 है। ठीक है। अब इसका 70% अगर हम कंसीडर करें तो यहाँ कहीं मिलेगा। ठीक, तो ये जो वैल्यू है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 0.7 I2 को, और इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसीज आपको मिला है ω1 और ω2 वो यहाँ कहीं मिलेगा। ठीक है, यानी जो सेकंड केस है, सेकंड केस के लिए बैंडविड्थ बनेगा दिस वन, बैंडविड्थ ऑफ सेकंड केस। फर्स्ट केस के लिए जो बैंडविड्थ रहेगा वो ये रहेगा, जिसको आप बैंडविड्थ फॉर फर्स्ट केस लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे दो डिवाइस कंसीडर किया था, डिवाइस नंबर 1 और डिवाइस नंबर 2। ठीक, तो किसके लिए ग्राफ ज़्यादा शार्प बनेगा? जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसके लिए करंट आपको ज़्यादा मिलेगा, और अगर करंट की वैल्यू ज़्यादा मिलेगी तो ऑब्वियस बात है कि बैंडविड्थ कम होगी। बैंडविड्थ कम होगी, ग्राफ ज़्यादा शार्प होगा, और ग्राफ के शार्प होने से इसका क्वालिटी फैक्टर भी ज़्यादा होगा। यानी जो पर्टिकुलर सिग्नल हम फर्स्ट डिवाइस से में गेन कर रहे हैं वो इस पर्टिकुलर बैंडविड्थ के अंदर आएगा। तो पर्टिकुलर ये छोटी बैंडविड्थ के अंदर सारा सिग्नल आ गया, और सेकंड केस अगर आप कंसीडर करें तो बैंडविड्थ बढ़ गई है और इस पर्टिकुलर बैंडविड्थ के अंदर अब ये सारा सिग्नल आ रहा है। तो पहली बात ये है कि जो सिग्नल है थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि जो आसपास वाला सिग्नल होगा वो भी यहाँ पे कैच कर सकता है। इसका मतलब डिस्टर्बेंस ज़्यादा होगा, और डिस्टर्बेंस ज़्यादा होने से क्वालिटी कम हो जाएगी। तो आप इसको इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं कि हमने कंसीडर किया है कि जो रजिस्टेंस है वो फर्स्ट डिवाइस के लिए रेजिस्टेंस कम है और सेकंड डिवाइस का रेजिस्टेंस ज़्यादा है। रिलेट करना, और ये जो इक्वेशन हम यहाँ पे लिख रहे हैं, जो स्टेटमेंट लिख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। ध्यान से कि अगर रेजिस्टेंस कम है तो रेजिस्टेंस कम होने से करंट वैल्यू इंक्रीज हो जाता है, करंट वैल्यू इंक्रीज होने से बैंडविड्थ वो डिक्रीज हो जाएगा, बैंडविड्थ डिक्रीज हो जाएगा। बैंडविड्थ अगर डिक्रीज्ड है, या ऐसा बोला जा सकता है कि अगर करंट ज़्यादा है तो ग्राफ ज़्यादा शार्प मिलेगा, यानी करंट के ज़्यादा होने से या रेजिस्टेंस के कम होने से शार्पनेस बढ़ जाती है। या ऐसा भी बोला जा सकता है कि अगर बैंडविड्थ कम है तो ऑब्वियस बात है कि जो शार्पनेस मिलेगी वो ज़्यादा मिलेगी, और जिस ग्राफ की शार्पनेस ज़्यादा होती है उसी का क्यू फैक्टर भी ग्रेटर होता है, उसी का क्यू फैक्टर भी ग्रेटर होता है। यानी यहाँ जो दो ग्राफ आपने प्लॉट करे हैं इसमें फर्स्ट ग्राफ का रेजिस्टेंस कम है और फर्स्ट ग्राफ का रेजिस्टेंस कम है, तो ग्राफ हमें किस तरीके का दिख रहा है? ग्राफ हमें दिख रहा है शार्प। लेकिन जो सेकेंड ग्राफ है, सेकेंड ग्राफ का रेजिस्टेंस ज़्यादा, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से करंट कम आया, बैंडविड्थ ज़्यादा हो गई, और ग्राफ आपको किस तरीके का दिखने लगा? ग्राफ हमें दिखने लगा थोड़ा सा फ्लैटर। तो फ्लैटर ग्राफ यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो ये रिलेशन आप ध्यान रखना कि रेजिस्टेंस कम, करंट ग्रेटर, बैंडविड्थ कम, शार्पनेस ग्रेटर, क्वालिटी फैक्टर ग्रेटर। ठीक है। तो रेशियो ऑफ रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी एंड बैंडविड्थ आल्सो गिव्स क्यू फैक्टर। जो न्यूमेरिकल में आप यूज करते हैं वो इस रिलेशन का यूज करते हैं कि रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्वालिटी फैक्टर। क्लियर? अब बैंडविड्थ आपने क्या लिखा है? बैंडविड्थ हमने लिखा है R/L। ठीक है ना? तो ये तो हुआ फर्स्ट रिलेशन। अब जैसा हमें डेटा दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा रिफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ओमेगा R और बैंडविड्थ का वैल्यू R/L ये बना, यानी क्वालिटी फैक्टर कैलकुलेट किया जा सकता है XL/R से। ये बात समझ में आई? ठीक है, तो ये रहा आपका सेकंड रिलेशन। यानी अगर आपको XL दिया है, R दिया है, तो क्वालिटी फैक्टर सॉल्व किया जा सकता है। और XL को हम क्या लिखते हैं? ओमेगा R इंटू L। मतलब अगर आपको फ्रीक्वेंसी और L भी गिवन है तो भी हम क्वालिटी फैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं। और रिलेशन देखें क्या बन सकता है? क्या ओमेगा R को हम 1/√L से लिख सकते हैं?
क्या ओमेगा आर को 1/√LC लिखा जा सकता है? और बैंडविड्थ को हम क्या लिख सकते हैं? R/L। तो यहां पर आपने लिखा R/L, तो ये फॉर्मूला बन गया 1/R√L/C। तो क्वालिटी फैक्टर कैलकुलेट करने का थर्ड फॉर्मेट दिस वन। बात समझ में आ रही है? बेसिक फॉर्मेट क्या है कि ओमेगा आर बाई डेल्टा ओमेगा, मतलब रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ से हम क्वालिटी फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ को आपने लिखा R/L, तो ये बन गया ओमेगा RL जो एक्सएल को रिप्रेजेंट करेगा। ओमेगा आर अगर हम बात कर रहे हैं तो ये रेजोनेटिंग कंडीशन में बात कर रहे हैं, तो रेजोनेटिंग कंडीशन में या कंडीशन ऑफ रेजोनेंस में एक्सएल और एक्सी दोनों इक्वल होता है। तो अगर आपको एक्सएल दिया हो या एक्सी दिया हो तो भी सोल्व किया जा सकता है, यानी क्यू फैक्टर आप XC/R से भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन एक्सी आप कहाँ पे सोल्व करेंगे? रेजोनेटिंग कंडीशन में सोल्व करेंगे। या क्वालिटी फैक्टर सोल्व किया जा सकता है 1/R√L/C से, यानी जैसा हमें डेटा दिया गया है उस डेटा के अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। आई बात समझ? ठीक है, ये आपने ग्राफ समझा शार्पनेस से। नेक्स्ट, मान लीजिए आपको L गिवन है, C गिवन है, R गिवन है, पूछा गया क्वालिटी फैक्टर। देखो कंपोनेंट क्या गिवन है? L, C, R। क्वालिटी फैक्टर कैसे सोल्व कर सकते हैं? क्वालिटी फैक्टर सोल्व किया जा सकता है बाय यूजिंग 1/R√L/C। वैल्यूज पुट करें। 1/R रेजिस्टेंस 1 ओम, वैल्यू ऑफ L 1 हेनरी एंड C आपको गिवन है 6.25 इंटू 10⁻⁻6। कोई डाउट? ठीक है। क्यों देखें 1 कैंसिल हो, 625 तो इसको लिखा जा सकता है 10⁻6, ठीक है। और 625 को हम लिख सकते हैं, 6.25 को लिखा जा सकता है 625 इंटू 10⁻⁻2 इन अंडर रूट। तो ये आ गया 10⁻8 डिवाइड बाय 625 इन अंडर रूट, ठीक है। दोनों को अंडर रूट से अगर आप सॉल्व करें तो न्यूमरेटर में रहेगा 10⁴ और डिनोमिनेटर रहेगा 25, ठीक है। इसमें से 100 आप अलग कर लें, यानी 100 मल्टीप्लाई बाई 100/25 और 100/25 रिप्रेजेंट करता है 4 को, तो क्वालिटी फैक्टर यहाँ पे कैलकुलेट हो गया 400। बात समझ में आई? तो जैसा डेटा दिया है आपको L, C, R तीनों दिया है, क्यों सॉल्व किया जा सकता है। वैल्यूज आपने पुट किया, सॉल्व किया, आंसर हमें मिल गया। नेक्स्ट देखें, अ सीरीज LCR सर्किट एज R इज इक्वल टू 2 किलो ओम, C इज इक्वल टू 0.1 माइक्रोफैरड एंड Q फैक्टर आपको गिवन है 0.4। कैलकुलेट करना है L, तो बेसिक रिलेशन Q इज इक्वल टू 1/R√L/C हम यूज करें। वैल्यू किसका चाहिए? L का। तो थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाए, Q² R² इज इक्वल टू L/C, स्क्वायर परफॉर्म कर दिया और वैल्यू चाहिए L का, तो L आपको मिलेगा Q² R² इंटू C से। वैल्यूज पुट करें, सो L इज इक्वल टू 0.4 स्क्वायर, सेकेंड R इज 2 किलो ओम, यानी 2 इंटू 10⁻3 स्क्वायर इंटू C 0.1 इंटू 10⁻⁻6। सॉल्व करें, 0.4 स्क्वायर यानी 16 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻7। तो 16 इंटू 4 रिप्रेजेंट करेगा 64 को, और 10 की पावर्स अगर आप एक साथ देखें तो -2 -7 -9 -9 + 6 -3 को रिप्रेजेंट करेगा, यानी वैल्यू यहाँ पर आ गया 64 मिली हेनरी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। In series LCR circuit, half power frequencies are 2 kHz and 8 kHz. Find resonating frequency. अब इस बार ध्यान दें, आपको वैल्यू गिवन है F1 का और F2 का। वैल्यू किसका गिवन है? F1 का और F2 का। F1 कितना है? 2 kHz और F2 कितना है? F2 है आपके पास 8 kHz। कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट हमें करना है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। अब जो रिलेशन आपके पास है वो है ओमेगा आर में, ओमेगा आर इज इक्वल टू ω1 मल्टीप्लाई बाई ω2। कोई डाउट? ठीक है, लेकिन हमें दिया क्या है? हमें दिया है फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा को हम फ्रीक्वेंसी में कैसे कन्वर्ट करें? 2πf से मल्टीप्लाई करके, यानी जो रिलेशन रहा वो 2πfr इज इक्वल टू 2πf1 मल्टीप्लाई बाई 2πf2 से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और सॉल्व करने पे रिलेशन आपको अगेन सेम ही मिला कि
KFR इज इक्वल टू F1 मल्टीप्लाई बाय F2, बिकॉज यहाँ 2 पाई है और यहाँ अंडर रूट में 4 पाई स्क्वायर है जो कैंसिल आउट होकर 2 पाई ही बनेगा, ठीक है। यानी ओमेगा आर रेडियन पर सेकेंड में दिया जाए या फ्रीक्वेंसी में दिया जाए, रिलेशन आपका सेम ही रहेगा। दोनों वैल्यूज आप पुट कर दें, 2 किलो हर्ट्ज मल्टीप्लाई बाय 8 किलो हर्ट्ज यानी 16 किलो हर्ट्ज स्क्वायर, सो आंसर इज 4 किलो हर्ट्ज। ध्यान से देखें, रिलेशन ओमेगा में और एफ में दोनों में सेम ही रहेगा। क्लियर, सेम इक्वेशन बन रही है, वैल्यू पुट करना है, आंसर कैलकुलेट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, R इज इक्वल टू 10 किलो ओम, C इज इक्वल टू 10 माइक्रोफेरेड, L इज इक्वल टू 100 मिली हेनरी, फाइंड बैंडविड्थ। बैंडविड्थ अगर कैलकुलेट करना है यानी डेल्टा ओमेगा अगर कैलकुलेट करना है तो फॉर्मेट हम क्या अप्लाई करेंगे, R/L। पुट करें वैल्यू ऑफ R 10 इंटू 10 पावर 3, वैल्यू ऑफ L 100 इंटू 10 पावर माइनस 3, ठीक है। तो 10 पावर 6 यहाँ देखें आप तो 10 पावर माइनस 1 बनेगा, तो 10 इंटू 10 पावर 3 डिवाइड बाई 10 पावर माइनस 1, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 10 पावर 5, किसमें डेल्टा ओमेगा, मतलब यूनिट क्या रहेगा रेडियन पर सेकेंड। मान लीजिए फ्रीक्वेंसी में सॉल्व करना है तो फ्रीक्वेंसी अगर सॉल्व करना है तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या रहता है डेल्टा ओमेगा बाय 2 पाई, यानी आंसर आ जाएगा 10 पावर 5 बाय 2 पाई। 10 पावर 5 मतलब 1 0 0 0 0 0 डिवाइड बाय 2 पाई। सॉल्व किया जा सकता है 5 00 डिवाइड बाय पाई हर्ट्ज। तो ये डिपेंड करता है हमारे गिवन ऑप्शन पे कि ऑप्शन आपको कैसा दिया है, रेडियन पर सेकंड में दिया है तो डेल्टा ओमेगा सॉल्व करना है, और अगर हर्ट्ज में दिया है तो फिर आपको डेल एफ कैलकुलेट करना है। बिकॉज हो सकता है क्वेश्चन में केवल लिखा हो बैंडविड्थ कैलकुलेट करें, लेकिन क्या सॉल्व करना है डेल्टा ओमेगा या डेल्टा एफ वो आपको ऑप्शन की यूनिट देख के पता चलेगा, ठीक है। नोट करें।